नमस्कार, मैं राज कमल। आजकल समाचार देखने वाले सुधीजनों का स्वागत, अभिनंदन। आज चर्चा के लिए मुद्दा न केवल कानूनी है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हटाने के शासनादेश में यादवों और मुस्लिमों के जिक्र को लेकर राजनीति गरमा गई है। इस मुद्दे पर जहां समाजवादी पार्टी आक्रामक है, वहीं भाजपा बैकफुट पर है। आज की चर्चा के लिए हम आमंत्रित किए हैं भाजपा के डॉक्टर संतोष यादव जी और समाजवादी पार्टी के भाई आमिर अली जी को। डॉक्टर संतोष यादव जी पंचायत राजनीति के धुरंधर योद्धा माने जाते हैं। गाजीपुर के सादात ब्लॉक प्रमुख पद पर दशकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काबिज हैं। आज भी वह मौजूदा ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा आरएसएस की गतिविधियों में भी इनकी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दिखती रहती है। यहाँ तक कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रमों के मंच संचालन का भी इन्हें गौरव मिलता रहता है। और समाजवादी पार्टी के भाई आमिर अली जी भी अपनी पार्टी के युवा और जुझारू चेहरे हैं। अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। छात्र राजनीति से जन राजनीति में आए हैं। शायद यही वजह है कि वह अपनी पार्टी के लिए बराबर जोश में भरे दिखते हैं। पार्टी संगठन में भी इन्हें जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो हम चर्चा की शुरुआत डॉक्टर संतोष यादव जी से करते हैं। डॉक्टर संतोष जी, सवाल है, क्या ग्राम पंचायतों में एक जाति संप्रदाय विशेष के ही अवैध कब्जे हटाने का शासनादेश जायज है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि यह जो शासनादेश एक अधिकारी की कुत्सित, घृणित और तुच्छ मानसिकता से दिया हुआ एक शासनादेश है और हमारे सरकार की मंशा के विपरीत दिया गया शासनादेश है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे अधिकारी जो समाज में नफरत पैदा करने वाले आदेश जारी करते हैं, उनके खिलाफ आपने जैसे ही बात संज्ञान में आई सख्त कार्रवाई किया, उसको निलंबित किया। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में एक मैसेज दिया कि हमारी सरकार में जाति और धर्म के नाम पर कोई कतई कार्रवाई कोई करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, रह गया, यदि कोई अवैध कब्जा किया है, किसी जाति धर्म का व्यक्ति है, समान रूप से उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की नीतियों के आधार पर, अपने महापुरुषों के सिद्धांतों पर ये सरकार अमल करते हुए समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति के चेहरे पे रोशनी लाने का प्रयास कर रही है। और कुछ अधिकारी तुच्छ मानसिकता से इस तरह का जो कृत्य किए हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये मुद्दा चूंकि सरकार ने कार्रवाई कर दिया मुख्यमंत्री ने, तो आज ये मुद्दा चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, वैसे मेरी समझ से। आमिर जी, संतोष जी की पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन शासनादेश में यादव और मुसलमानों की चर्चा, क्या ये इत्तेफाकन है या सरकार की असल मंशा है? देखिए, अभी मैं संतोष भाई को सुन रहा था जो अभी उत्तर प्रदेश की 57,691 ग्राम पंचायतों के
लिए हुआ और विवेक कुमार श्रीवास्तव जी के पत्र पर हुआ। मंशा तो बहुत साफ है उत्तर प्रदेश सरकार की और भाजपा सरकार की। अगर निंदा संतोष भाई करना शुरू कर रहे हैं तो निंदा तो हर उस बयान की भी होनी चाहिए जो देश में नफरत फैलाती है, देश के समता मूलक समाज में नफरत फैलाती है, आपसी भाईचारे को कम करती है। निंदा बस एक अधिकारी की नहीं है, अधिकारी ने तो वही किया जो आपकी मंशा है, मंशा के विपरीत तो कुछ किया नहीं। लेकिन अगर निंदा करनी है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि रोज जो नफरत के बोल बोले जाते हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा, पूरे देश में ये किसी को छुपा नहीं हुआ है, तो निंदा सबकी करनी चाहिए। ये सबका साथ सबका विकास नहीं है। सही में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो एजेंडा है वो इस पत्र के माध्यम से उजागर हुआ है और इनका सही चेहरा जनता के सामने आया है। संतोष जी क्या सरकारी भूखंडों पर अवैध कब्जे नहीं हटने चाहिए? बिल्कुल हटने चाहिए भाई साहब, और इसीलिए हमारी सरकार ने लगातार अवैध कब्जों से अतिक्रमण हटाने का जो अभियान चलाया है। जो अभी आमिर भाई हमारे बता रहे थे कि प्रतिदिन हम तो भाईचारे और इंसानियत की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार की कोई एक योजना बता दीजिए जनहित की जिसमें किसी एक जात विशेष का व्यक्ति वंचित रहा। सभी योजनाओं में सबका समान रूप से सहभागिता है और सबको लाभ प्राप्त हो रहा है। रह गई राजनीतिक विचारों की बात, तो हमने हमेशा सबको जोड़ने का काम किया। इसीलिए 2 सांसदों वाली पार्टी आज सर्व समाज को जोड़ते 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 आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े संगठनात्मक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुआ। यदि आमिर भाई हम नफरत की बात करते, समाज को तोड़ने की बात करते, तो करोड़ों करोड़ों लोग आज भारतीय जनता पार्टी के उस विकासोन्मुखी नीतियों से क्यों प्रभावित होकर जुड़ रही है। कोई किसी के साथ जबरदस्ती तो कर नहीं रहा है। सब लोग यदि हृदय से लगा रहे हैं, हमारा कुनबा बढ़ रहा है, तो आप विरोधी पार्टी के लोग, आप तो हमारे मित्र भी हैं, कुछ भी कह ले, लेकिन किसी चीज का प्रमाण साक्षात आपका दल लगातार घटते जा रहा है। हर समाज के लोग आपसे कटते जा रहे हैं, दूसरे दलों से लोग भागते जा रहे हैं, तो वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कौन सा दल सर्व समाज को जोड़ने का काम कर रहा है और समाज जो है सर्व समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। इसमें बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। रह गई बात अवैध कब्जा हटाने की, तो पूरी तरह से अवैध कब्जा हटना चाहिए और सर्व किसी भी जात का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति है, हमारी सरकार एक समान नीति से सबके ऊपर कार्रवाई कर रही है। आज अवैध कब्जे की वजह से पूर्व की सरकारों में संरक्षण इतना प्राप्त हुआ कि बहुत सारे लोगों ने इतना अवैध कब्जा कर लिया। आज पंचायत भवन बनाने की जमीन नहीं है, खलिहान की जमीन नहीं है, तालाब पोखरों पर अतिक्रमण है, चक्रोट पर अतिक्रमण है, नालियों पर अतिक्रमण है। तो जो वर्तमान की सरकार है, इसके सामने एक बड़ी समस्या है। जल संरक्षण से लेकर के, आवागमन से लेकर, सिंचाई से लेकर के, तो अवैध कब्जा जिन्होंने किया है, जब कार्यवाही होती है तो थोड़ी पीड़ा जरूर होती है, पर यह सारी कार्यवाहियां जनहित में हो रही हैं और जनहित में निश्चित रूप से अवैध कब्जा हटना चाहिए। मैं और मेरी सरकार किसी जात विशेष, किसी धर्म विशेष के खिलाफ ऐसा कोई काम करने का घोर विरोध करता है और सबको साथ लेकर चलने का हमारा प्रयास रहता है। जी आमिर जी, डॉक्टर संतोष जी का कहना है पूर्ववर्ती सरकारों में अवैध कब्जे हुए,
उस पूर्ववर्ती सरकारों में आपकी पार्टी की भी सरकार रही है, तो क्या उन अवैध कब्जों को नजरअंदाज इसलिए किया गया, मन वोट बैंक का ख्याल रखा गया? पहले तो भैया ये राजकमल भाई, ये जो लेटर जारी हुआ अविनाश कुमार श्रीवास्तव जिला पंचायत अधिकारी बलिया के माध्यम से और निदेशक पंचायती राज के उत्तर प्रदेश के पत्र का हवाला देते हुए उसमें लिखा गया है, पहला मसला तो ये है कि इस तरह का अगर पत्र जारी हुआ तो वो हमारे मूल अधिकारों का हनन है। आप जात विशेष को कब्जा तो कोई भी कर सकता है ना, और अगर कब्जे हैं तो कब्जे खाली होने चाहिए। ये तो शासन प्रशासन की नीति है, जो चीज जिसकी है उसको मिलनी चाहिए। सरकारी भूमि है तो सरकारी भूमि खाली होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या सरकारी भूमि बस यादव और मुसलमान वर्ग के लोग ही कब्जा किए हैं? आखिर ऐसे पत्र की जरूरत आन क्यों पड़ी? जब सबका साथ सबका विश्वास है तो ऐसे पत्रों की जरूरत क्यों आन पड़ी? जब आप सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं तो मंचों से इतना जहर क्यों उगलते हैं? आप कह रहे थे कि सारी योजनाओं का लाभ सबको मिलता है, आपने मदरसों को क्यों बंद कर दिया? विज्ञान अध्यापक जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से चलते थे, उनको 12,000 से 16,000 की तनख्वाह मिलती थी और उससे उनके परिवार का पालन पोषण होता था, उस योजना को क्यों बंद कर दिया? लाखों लोग बेरोजगार हो गए। अल्पसंख्यकों को शिक्षा के लिए मेरिट कम मील्स योजना चलती थी केंद्र सरकार की, जिससे गरीब वर्ग के और जो गरीब मुसलमान बच्चे थे वो पढ़ के आगे बढ़ते थे, उसको क्यों बंद कर दिया? हमारे शिक्षा के जो स्थान है उनको आप क्यों तोड़ रहे हैं? आमिर जी क्षमा करेंगे, आप एक मिनट, आप सबकी योजनाओं की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, आप योजनाओं को बंद करते जा रहे हैं। आप जाति धर्म देख के योजनाओं का लाभ देना चाहते हैं। आप बात करते हैं सबके साथ और सबके विश्वास की, लेकिन वास्तव में जमीन पे जो उतर रहा है, जो जनता के बीच में है, और हमारे मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीओ को चला के उन्होंने ये संदेश दिया है उत्तर प्रदेश को और पूरे देश को कि हम सबका साथ और सबका विश्वास कैसे जीतेंगे। आप गांव गांव में जाइए और पंचायतों को, हम लोगों के जो पीडीए की पंचायतें हो रही है उसको देखिए, तब आपको पता चलेगा कि सबका साथ और सबका विश्वास कैसे होता है। बताइए राजकुमार भैया, क्या कर रहे थे? मूल सवाल छूटा जा रहा था। डॉक्टर संतोष जी ने कहा कि ये पूर्ववर्ती सरकारों के काल से अवैध कब्जे चले आ रहे हैं, तो पूर्ववर्ती सरकारों में आपकी पार्टी की भी सरकार रही है, तो क्यों माना जाए कि आपकी सरकार ने उस अवैध कब्जे को नजरअंदाज की, इसलिए कि वोट बैंक है? आप ऐसा नहीं, आप भी अब ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में यादव और मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है? आपके प्रश्न से तो यही उजागर होता है। नहीं, पूर्ववर्ती सरकारें, राजकमल भैया, सरकारें अपना काम किया करती हैं, और कोई भी सरकार हो, हर सरकारों में इस तरह के आदेश आते हैं और हर साल आते हैं। जब बारिश का मौसम आता है, चाहे सरकार भाजपा की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, अगर आप तो संज्ञान होगा तो हर सरकारों में ये आदेश आते हैं, हमेशा आते हैं कि नजूल की भूमि खाली कराई जाए, चक्रोट, नाली, खलिहान और ग्राम समाज की जमीनें खाली कराए, और हमेशा कार्रवाइयां होती रहती हैं। तो ये तो शासन का अपना तौर तरीका है। आप जाति विशेष और धर्म विशेष के खिलाफ पत्र जारी करेंगे और कहेंगे कि पूर्ववर्ती सरकारों ने नजरअंदाज किया, ऐसा कुछ नहीं है। कहां ऐसा है? नहीं, लेकिन कब्जे तो तब के हैं बहुत जगह।
कब भाई तक? साहब भाई साहब मैं कहना चाह रहा हूं, पूर्व की सरकारों में प्रत्येक जनपद में, जैसे हम आज एक जिला एक उत्पाद की बात करते हैं, तो प्रत्येक जनपद में कौन माफिया पूरे जिले का नेतृत्व करेगा, किसके देख रेख में सारे रैकेट चलेंगे। और मैं किसी वर्ग विशेष जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ यादव मुसलमान, मैं क्षत्रिय ब्राह्मण तमाम आप उठा के देख लीजिए, हर जिला किसी न किसी माफिया के नाम पर रजिस्टर्ड होता था कि ये जिसको चाहेंगे उसको ये काम, ये जमीन, जो मतलब जहां जो मनमानी करना चाहेगा वैसा हुआ है। और इसको हर बुद्धिजीवी वर्ग जानता है। त्रस्त हो गया मध्यम वर्गीय समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, यहां तक कि माइनॉरिटी के लोग जैसे त्रस्त हो गए। तब जाकर के मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा इतना क्यों बढ़ा, क्यों बार बार पूर्ण बहुमत की सरकारें आ रही हैं पूरे देश में। इसके पीछे ये है कि पूर्व की सरकारों में एक एक व्यक्ति चिन्हित किए जाते थे और वो ऐसे व्यक्ति, उनको संरक्षण दिया जाता था, वो सरकारी जमीन और बाकी जो चाहे किसी गरीब की जमीन कहीं भी अवैध कब्जा होते रहे हैं। और वर्तमान सरकार में आज आप हृदय पर हाथ रख के पूछिए कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार में किसी जाति वर्ग के व्यक्ति की आज हैसियत नहीं है कि वह किसी एक गरीब की 1 इंच जमीन कब्जा करने की सोच ले। भले चुपचाप बैठ करके, चाहे अपराधी हो या तो वो शांति से सोच रहा है कि किसी तरह हमारा जीवन अब निकल जाए, गुजर जाए, नहीं तो थोड़ी भी गड़बड़ी करेंगे तो जो साम्राज्य हमने खड़ा किया है सब बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो एक नैतिक मानदंड जो है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार ने स्थापित किया है। और पूर्व की सरकारों में तो सरकार का संरक्षण मिला कि कब्जा शुरू, और किसी एक जात, न उसने मुसलमान ने नहीं किया न यादव ने किया, सब लोगों ने किया, जिनको भी सत्ता का संरक्षण मिला, किसी एक जात विशेष की बात नहीं। और इस पत्र की जो बात, इस पत्र को तो मैं ऐसे ही खारिज कर रहा हूं। आप समझिए कि यदि सरकार की मंशा होती तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही कैसे होती, सरकार की मंशा होती तो इस विषय पर अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ समय पहले यादव समाज की कितनी बड़ी प्रशंसा किया। आप ये भी देखते हैं कि यादव समाज के भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय बोर्ड है संसदीय, वो 6 लोग, करोड़ों कार्यकर्ताओं के बीच में जब 6 लोगों का चयन करना होता है तो उसमें यादव समाज की डॉक्टर सुधा यादव भी भारतीय जनता पार्टी की उस कमेटी में रहती है, चुनाव इलेक्शन कमेटी। उसमें 15 लोगों के बीच में 2-2 यादव, भूपेंद्र यादव, सुधा यादव का नाम आता है। सरकार बनाने की बात आती है तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री यादव समाज का बनाया जाता है। पिछड़ा वर्ग आयोग का, जब केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाने की बात आती है तो हंसराज अहीर को ही चुना जाता है। केंद्र सरकार में बहुत सारे मंत्री, और उत्तर प्रदेश बिहार को छोड़ दीजिए तो बहुत सारे प्रदेशों में यादव तो शुरू से कांग्रेस के खिलाफ, आजादी के बाद से ही कांग्रेस के खिलाफ लामबंद रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रहा, वो सनातन मूल्यों को मानने वाला रहा। तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी चिंतन में कहीं यादव विरोधी कोई बात हो। यदि यादव विरोधी बात होती तो यादवों का उतना सम्मान नहीं होता। रह गई मुस्लिमों की, तो बताइए अब्दुल कलाम साहब को किसने राष्ट्रपति बनाया? जो राष्ट्र के लिए समर्पित लोग हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे मुसलमान सम्मान पूर्वक सेवा कार्य कर रहे हैं। मदरसों की बंद करने की बात या किसी अन्य जगहों की, आमिर भाई, कोई शिक्षा संस्थान किसी ऐसे गतिविधियों का अड्डा नहीं बनना चाहिए जहां से देश विरोधी चिंतन पैदा हो। हर शिक्षण संस्थान का सम्मान, हर समाज का सम्मान होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सारे मदरसों में ऐसा कुछ होता है, पर कुछ एक घटनाएं ऐसी आए दिनों पिछले समय में देखी गई जहां पर राष्ट्र विरोधी ऐसी बातें हुई हैं
तो हमारी सरकार तो इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना लेके चल रही है। उसके आगे जो भी व्यक्ति संविधान विरोधी, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी चिंतन से आ रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, हमारी कार्यवाही से उसको परेशानी हो रही है। खैर, बाकी सब कुछ डॉक्टर साहब, हाँ, इस विषय पे हम लोग बाद में चर्चा कभी कर लेंगे। आमिर हाँ, जी, क्या अवैध कब्जे से विकास योजनाएं प्रभावित नहीं होती? मसलन चक्रोट का चौड़ीकरण है, सामुदायिक शौचालय है, मैरिज हॉल के निर्माण है, ये सब योजनाएं अटकी पड़ी हैं। तो अवैध कब्जे हटने चाहिए कि नहीं हटने चाहिए? अवैध अगर कुछ भी है तो अवैध हटने तो चाहिए ही। अवैध कब्जा अवैध है तो उसको वैध होना चाहिए। और अवैध कब्जों का, अवैध कार्यों का समर्थन हम लोग नहीं करते, और ना हम लोग ये कहते हैं। आपने बात चर्चा इस पे की कि अवैध कब्जे हटाने का जो पत्र जारी हुआ, तो मैं उस पे बात कर रहा था। अवैध कब्जे हम लोग की सरकारों ने भी हटाए। क्या पूर्वांचल एक्सप्रेस में अखिलेश जी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, उसका पूरा पैसा उन्होंने गाजीपुर जनपद से लखनऊ को जोड़ती है। आगरा एक्सप्रेस वे आप 108 नंबर जाके देख लीजिए, लखनऊ में लगता ही नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश में है। इतने तमाम विकास योजनाएं हुई, वो विकास नहीं था। लखनऊ में तमाम 108 नंबर बने, 112 नंबर का मुख्यालय बना, पुलिस मुख्यालय बना, तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं अखिलेश जी ने अपने सरकारों में लाई। तो इन तो योजनाओं में अवैध कब्जे आड़े नहीं आए, लेकिन ग्राम अगर पंचायतों अवैध में कब्जे आने आते हैं। नहीं, आप अब अवैध कब्जों का कहां मामला है? अवैध कब्जों को तो हम लोग कह ही रहे हैं कि अगर कब्जे अवैध हैं तो वो हटने चाहिए। लेकिन यहाँ मसला ये है कि आप ये कहते हैं कि जात विशेष और धर्म विशेष के लोग अवैध कब्जे कर रहे हैं। ये कहां तक उचित है? चर्चा इस बात पे हो रही है। और जहां तक संतोष जी कह रहे थे कि हम लोगों ने मदरसे आतंकवादी के अड्डे, आप ही बताएंगे और आप ही सुनाएंगे। आप मदरसे का मतलब तो समझिए। मदरसे का मतलब पाठशाला होती है, स्कूल होता है, और क्या होता है। और दूसरी बात, आप परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद जी का नाम सुने हैं? अभी उनके गांव में ही उनके नाम से जो प्राथमिक विद्यालय है, उसका नाम मिटाकर PM3 कंपोजिट विद्यालय लिखा जा रहा था। जब सोशल साइट के विरोध हुआ, तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने विरोध किया और उनके परिवारजनों ने विरोध किया, तो फिर उस गांव के हेडमास्टर को सस्पेंड करके और जल्दी जल्दी फिर वीर अब्दुल हमीद, ये भी संजोग था। हर चीज संजोग से होती है, आप कुछ नहीं करते, सब संजोग से होता है। आपके मन में कोई दुर्भावना नहीं है, सब संजोग से होता है। और ऐसा ही होता है, चाहे वो भड़काऊ भाषण है, हम भाषण देंगे तो हमारी जगह जेल होगी। आप दिल्ली में मंच पे खड़ा होकर कहेंगे कि गोली मारो सालों को, तो आप बहुत पवित्र बात कह रहे हैं, और हम कह देंगे तो हेट स्पीच में जेल में रहेंगे। हमारे घर होंगे तो वो बुलडोजर से गिरेंगे। आप क्या माफिया नहीं है? पूरा देश देख रहा है कि किन माफियाओं को भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है। और आप हमसे माफियाओं की बात करते हैं। खुला खेल है पूरे उत्तर प्रदेश में। जो इनामी था उसको आपने तो कुर्सी दी और उसको सीधा सीधा संरक्षण दे रहे हैं। बात बहुत साफ साफ करते हैं। व्यापारियों का हाल आप आके देखिए, GST देते देते क्या हाल है उनका। गाजीपुर नगर पालिका में ट्रिपल इंजन की सरकार है। राजकमल भाई, आपका भी नगर पालिका से वास्ता है, क्या सड़कें चलने लायक है? जो सही में वास्तव में विकास के लायक चीजें हैं, पहले उसके विकास को आप कर लो। अवैध कब्जा तो हटाना ही है, उसको हटाते रहिए, हम लोग का उस पर कोई वो नहीं है। लेकिन जहां विकास होना है, आपके मोहल्ले में भी राजकमल भाई, कोई आदमी और बच्चा जब बारिश हो जाएगी तो पैदल निकल के स्कूल और कहीं भी नहीं जा सकता है। ये है भारतीय जनता पार्टी का विकास मॉडल। गाजीपुर नगर में ही आपको दिख जाएगा। पूरी
गाजीपुर के सड़कें खुदी हुई है। प्रयागराज में इतना बड़ा कुंभ हुआ, इतने लोगों ने दर्शन किया है, व्यवस्थाओं के लिए विदेशों तक में चर्चा रही, और एक बाढ़ ने सब तहस नहस कर दिया। सारा तंत्र आपका, जो आपके की कोरी बकवास थी, वो खुली की धरी रह गई। तो बात कह लेना, अच्छी अच्छी बात कर लेना, और वास्तव में उसको जमीन पे उतार पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको विकास देखना है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, संतोष जी, आप गाजीपुर नगर में आइए, गाजीपुर नगर का विकास देखिए, और ट्रिपल इंजन सरकार की उपलब्धियां आपको मैं दिखाऊंगा। आप सादर आमंत्रित हैं, आप आए। और खैर, संतोष जी, भाई आमिर जी ने तो ये बातें कही, लेकिन उनके पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव जी उस शासनादेश को असंवैधानिक करार देते हुए अदालत तक जाने की बात कहे। देखिए भाई साहब, मैं तो बताया कि वो शासनादेश एक व्यक्ति की विक्षिप्त मानसिकता का परिणाम था, और उसका हम लोग घोर निंदा, हमारी सरकार ने उस पर कार्रवाई कर दिया। वो कुछ अधिकारियों के जरूर ये मन में रहता है, कुछ अधिकारियों के मन में रहता है कि हम कुछ ऐसा कुछ करें जिससे हमारी चर्चा हो, हम चर्चा में आए। और ये निजी, इसकी इस अधिकारी की निजी मंशा थी, जिसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई। रह गई अदालत में जाने की बात, माननीय अखिलेश जी एक बहुत बड़े नेता हैं, और बहुत सारे सामाजिक ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके खिलाफ उनको संघर्ष करना चाहिए, अदालत में जाना चाहिए। लेकिन एक अधिकारी की तुच्छ मानसिकता, जिसपे सरकार ने कार्रवाई भी कर दिया, अब इसको एक जातीय भावना को भड़काने के उद्देश्य से इस मुद्दे को विरोधी लोग गर्म कर रहे हैं। परंतु इस मुद्दे का ये समाज में कार्रवाई होने के बाद मुख्यमंत्री जी के, ये मुद्दा समाप्त है। इस मुद्दे पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। रह गए अखिलेश जी बड़े नेता हैं, अदालत में जा सकते हैं, कहीं भी जाएंगे, वो अपना स्वतंत्र है इसके लिए। आमिर जी, भाई ये तो हमारे मूल अधिकारों का हनन है। देश संविधान से चलता है। जो हम लोगों को समानता का अधिकार मिला है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच के, तो वो समानता के अधिकार का हनन है, और इस पे एकदम कार्रवाई होना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। अगर आप कुछ करेंगे तो वो विक्षिप्त मानसिकता का परिचायक बनेगा, और हम गलती से भी कुछ कर देंगे तो मेरे घर आप बुलडोजर लेके चले आएंगे। ऐसा कैसे? आप कुछ करेंगे, और दूसरी चीज, राजकमल भाई, इतनी ताकत अफसरशाही को मिलती कहां से है कि वो आपको खुश कर रहे हैं? वो आपका टेस्ट जान गए कि आप इसी तरह से खुश होंगे। पूरे प्रदेश में और देश में आपके अधिकारियों ने अल्पसंख्यकों को लेकर भय का माहौल बनाया है, और आपका ये टेस्ट है कि अधिकारी अगर मुसलमान के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो आप खुश होंगे, यादव के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो आप खुश होंगे। कि आपके पार्टी का ये टेस्ट है कि मुसलमान को पीड़ित करो, मुसलमान को प्रताड़ित करो, मुसलमान को जितना हो सके परेशान करो, और ये संदेश दो कि मुसलमान परेशान है, मुसलमान के साथ हम ऐसा कर रहे हैं। दोस्त जी, आपके लिए पंक्ति है और आपकी सरकार के लिए भी है। अपनी मोहब्बत का तो बस एक ही वसूल है, तू कबूल है और तेरा सब कुछ कबूल है। हम लोग भारत में रहते हैं और हम राष्ट्र प्रेमी हैं, हमको दिखावा नहीं करना है कि हम राष्ट्र प्रेमी हैं। और इस देश की आजादी में कितने उलमाओं ने फांसी के फंदे को चूमा, ये आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको भी पता होगा, जिसको आप बदलने का प्रयास कर रहे हैं। गाजीपुर से ही ले लीजिए तो वीर अब्दुल हमीद का कितना बड़ा नाम है, जिन्होंने भारत पाकिस्तान की लड़ाई में अपने बल पे जीत दिलाई थी। इश्तियाक अंसारी साहब का है। तमाम ऐसे हजारों हजार लाखों लोगों की कुर्बानियां हैं, और आप
हमको कहते हैं कि ये आमिर भाई, माफिया है, ये कब्जा आमिर भाई, करने वाले हैं। एक मिनट। हाँ, आप इससे मैं पूरी तरह सहमत हूं कि देश को आजाद कराने में हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने भी अपनी भूमिका अदा किया। परंतु एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये कौन सा ऐसा वजह है कि आज देश में जितने बम धमाके होते हैं उसमें अधिकतम क्यों एक समाज के लोगों का नाम क्यों आता है? पहली बात। दूसरी बात, जो लोग राष्ट्र के लिए, पीर अब्दुल हमीद ने देश के लिए कुर्बानी दिया, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। कलाम साहब ने देश के लिए बहुत कुछ किया, हमने उनको सलाम किया, उनका एहतराम किया, उनको सम्मान दिया। इस बात को आप क्यों नहीं मानते हैं कि जो राष्ट्र विरोधी चिंतन है वो इस देश से हटना चाहिए? भारत को जो भारत माँ कहने से जिनको परेशानी, वंदे मातरम कहने से जिनको क्यों इस बात की जिस वंदे मातरम का नारा आजादी के समय सबको एकता के सूत्र में पिरोता था, आज वो वंदे मातरम का नारा बोलने से ये इस तरह की मानसिकता इस भारत में कैसे चलनी चाहिए, क्यों चलनी चाहिए? तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे बस मैं इस ये विषय पे कहना हम लोग चाहता बाद में चर्चा कर लेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन जी, सवाल ये है कि जिस अफसर ने जिसे आप बता रहे हैं कि कुत्सित मानसिकता से, तो क्या ये माना जाए कि अफसरशाही निरंकुश हो गई है? इस बात की तो पुष्टि होती है। देखिए, ये आप ये आप आप राजकमल विपक्षी भाई, पार्टियों आप का कहीं भी भ्रामक एक मिनट संतोष जी, आप बोल रहे थे तो मैं चुप था। अब सुनिए, आप नहीं, जो सवाल है, जो ये तो मुझे बोलना सवाल था, है भाई राजकमल, साहब ने चुप करा दिया। आप बाढ़ पर कुंभ के ही व्यवस्था का ये बताइए, क्या आपने कुंभ को ही हाईलाइट क्यों किया? बाढ़ की व्यवस्था, बाढ़ गंगा मैया आती है, और ये बाढ़ कोई अभी नहीं आई है, ये हमेशा से आती रही है। और बाढ़ में समस्याएं, प्राकृतिक आपदा इसका नाम ही है, इसका प्रबंधन किया जाता है, इसके लिए कोशिश किया जाता है। लेकिन इस बाढ़ की व्यवस्था में कुंभ की व्यवस्था, महाकुंभ की व्यवस्था कहां से आड़े आ गई? ये बात कहने से क्या दर्शाता है? इस बात को कहने का क्या मतलब रहा, आमिर भाई? राजकमल भाई, आपकी बात का जवाब देना है पहले कि संतोष भाई का? संतोष भाई का तो सवाल मैं किया ही हूं, अफसरशाही की निरंकुशता का। ये लेकिन मुझे देना है डॉक्टर जवाब जी। लेकिन डॉक्टर संतोष जी और वो नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ डॉक्टर करोड़ों साहब। सरकार, ये सरकार का फेल्योर है कि अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो आप उसको ठीक से उसका उपाय नहीं कर पाते हैं। जहां तक बात वंदे मातरम, संविधान, बम धमाके की है, तो देश हम लोग का संविधान से चलता है। देश में, देश का मंदिर बस लोकतंत्र का मंदिर है। और आप एक जाति विशेष और धर्म विशेष के ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। अच्छे और गलत आदमी हर धर्म में, हर जात में होते हैं। और बिल्कुल मैं जो गलत सहमत हूं। होता है, सुनिए, जैसे हम लोगों ने कहा, राजकमल भाई से मैंने कहा कि कब्जे सबके हैं, लेकिन पत्र आप लोगों ने 2 लोगों के लिए लिखा है, वो जात पत्र विशेष हमने और भी नहीं धर्म। लिखा भाई, फिर उस पत्र अब का मैं, जब खंडन आप हमने कर बोलते हैं तो दिया। मैं शांत रहता हूं, तो आप मेरी बात भी तो सुनिए। आप बात सुनिए आप। जी तो बिल्कुल। जब जात विशेष और धर्म विशेष के लिए आप पत्र जारी कर रहे हैं, तो ऐसे ही अच्छे और बुरे लोग की एक अलग जात होती है। गुंडों की, चोरों की कोई जात नहीं होती है, ये एक विचार होता है, इनकी अलग एक समझ होती है। उसको आप जात और धर्म के बंधन में नहीं बांध सकते। और हर अच्छा आदमी, हर भारत का नागरिक अच्छे को अच्छा कहता है और बुरे को बुरा कहता है। आप हमारे राष्ट्रीयता पे संदेह पैदा करते हैं। आप हमको बताते हैं
कि आप भारत माँ की जय नहीं बोलते हैं। देखिए, मैं भारत माँ की जय बोल रहा हूं, आप राष्ट्रीयता पे मेरे संदेह पैदा करते हैं। ये आदत आप लोगों को छोड़नी पड़ेगी। सबका साथ सबका विकास बात करने से नहीं चलेगा, मन में कुछ और जबान पे कुछ, ये नहीं हो सकता। अगर वास्तव आमिर में आप भाई, देश का विकास करना चाहते हैं, तो अगर आप कलाम जी का बार बार नाम ले रहे हैं, कलाम जी ने देश को क्या क्या दिया, तो आपको सबको साथ लेके वास्तव में चलना पड़ेगा। ये आप अपनी जो आपकी आदत है और आपके पार्टी की आदत है कि आपका एजेंडा कुछ रहेगा, घोषणा पत्र में कुछ रहेगा, लेकिन वास्तव में आप काम कुछ करते हैं। ये जो नफरत की राजनीति है, उसको बंद करिए। धार्मिक ध्रुवीकरण जो आप करते हैं, बस चुनाव बहुत से हो पहले गया। हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाता है, हमें भी मंदिर मस्जिद के मित्र विवाद शुरू हो जाते हैं, कोर्ट को आमिर आपने भाई, किनारे कर दिया, आमिर चुनाव भाई, आयोग पे कब्जा कर लिया। जितना आप चाहते हैं, जितना आप कह रहे हैं कि हर राज्य में हमारी सरकारें हैं, हमारे जन समर्थन बढ़ रहे हैं, बिहार में क्या हो रहा है? चुनाव की जो मतदाता सूची आप अपने हिसाब से बना लेंगे। जो आपके ऊपर चुनावों में जीतने के हथकंडे का आरोप लग रहा है, उसको आप सही नहीं मानते। आप जबरदस्ती सारे मशीनों, सारे जो भी यहाँ देश में जो भी स्तंभ है, जो भी आयोग है, चुनाव आयोग पे आपने कब्जा किया। आप कब्जा करके जीत रहे हैं, आप बेईमानी से जीत रहे हैं, आप वोटों की चोरी कर रहे हैं, इसलिए जीत रहे हैं। मैं बहुत साफ कह रहा हूं, बस अभी भी कह रहा हूं, आप कल भी पूरे कहूंगा, आज डिबेट भी कह रहा हूं में कि आप वोटों की चोरी से जीत रहे हैं, आप जन समर्थन से नहीं जीत रहे हैं। आज जन आप समर्थन से ले रहे हैं चुनाव हो मित्र। जाएगा तो दूध हमारी का दूध बात और पानी सुनने, का पानी यही हो तो जाएगा। समाजवादी आमिर जी, पार्टी, हम ट्रैक से इसीलिए हट रहे बैक हैं। फुट पे जा रहे। आप सुनने की भी कोशिश करिए। संतोष आपने जी, अभी नहीं नहीं, कहा सुनने की, कि ये देश आप संविधान जब से पकड़े चलता है। जाएंगे तो बीच में सुनिए, बोलेंगे। अभी आपने कहा देश संविधान से चलता है और लोकतंत्र का मंदिर हमारा संसद भवन है। एक सवाल उसी में मैं करना चाहता हूं कि इस लोक सभा, जो संसद, जो लोकतंत्र का मंदिर है, इस पे इसको उड़ाने की साजिश किसने किया? मैंने शुरू में ही कह दिया था कि कोई मुसलमान, कोई व्यक्ति, देश देश की आजादी में सबका योगदान है। मैं राष्ट्र विरोधी किसी जाति धर्म तो को मैं नहीं किया, तो मैं भी लेकिन जिस लोकतंत्र के मंदिर को आप मंदिर कह रहे हैं, उसको उड़ाने की साजिश किन लोगों ने किया? कहीं न कहीं नहीं, आप ये ऐसे नाम, यदि मेरे समाज का ही नाम बार बार कहीं आ रहा है तो एक कॉमन परसेप्शन बन जाता है। रह गई मेरे सरकार की बात, सरकार तो बाहें फैला करके आप लोगों का स्वागत कर रही है। आपके मन में यदि घृणा बैठी है किसी के प्रति, तो वो चीजें तो समाप्त नहीं होगी। और बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जहां तक आप कह रहे हैं कि आप इसी मुगालते में पड़े रहिए कि हम चुनाव आयोग, ये वो, हम 24 घंटे, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और खूबसूरती है कि जब हमारे 2 सांसद थे तो आप लोग खिल्ली उड़ाते थे, सदन में खिल्ली उड़ाई जाती थी। हमने संकल्प लिया, हम रात दिन मेहनत करेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करता है, उसका परिणाम चुनाव के रूप में आता है। आप लोग बैठे बैठे जब चुनाव हार जाएंगे तो चुनाव आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये वो। तो हम चाहते हैं कि आप इसी तरह चुनाव लड़ते रहें और आप लोग इसी तरह हारते भी रहेंगे। हम मेहनत करके, अपनी कार्य क्षमता पर मेहनत करके चुनाव लड़ेंगे और हम जीतते रहेंगे। और दुनिया की सबसे बड़े पार्टी, ऑन रिकॉर्ड है भाई साहब, ऑन रिकॉर्ड हमारे कार्यकर्ता हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे नहीं बनी है। क्षमा करिएगा डॉक्टर संतोष जी, हमारा सवाल छूटा जा रहा है। सवाल आप में बोलिए। सवाल ये है कि जिस अफसर ने कुत्सित मानसिकता दिखा करके आदेश जारी किया, तो इससे साफ इस बात की पुष्टि होती है कि अफसरशाही निरंकुश है। ये भाई साहब ऐसा है कि अफसरशाही निरंकुश है, ये तो विरोधी दल के लोगों का ही है। एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया, उसके खिलाफ तत्काल एक्शन होना। और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि इस तरह की कोई घटना दोबारा देखने सुनने में आई तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।
अब किसी व्यक्ति का विचार, आज तो व्यक्ति मानव बम बन जा रहा है किसी के उस पे, तो उसके दिमाग में, उस अफसर के दिमाग में वो कौन सी चीज चल रही थी। जो भी व्यक्ति, आप देख रहे हैं लगातार जिन भी अधिकारियों की कोई शिकायत मिल रही है, इसी की नहीं हर विभागों की, लगातार हमारी सरकार कार्रवाई भी कर रही है। और हमारी सरकार का निर्देश है अधिकारियों को कि आप समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति, आप अंत्योदय के दर्शन को आगे बढ़ाओ और गरीब कल्याण की योजनाएं जन जन तक पहुंचाओ। अब उसमें जो भी सरकारी अधिकारी हमारी इस मंशा में आड़े आएगा, अपनी मनमानी करेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अफसरशाही निरंकुश नहीं होने पाएगी किसी भी तरह से योगी सरकार। संतोष जी की बात में कितना दम है? वो जो कह रहे हैं, एक जीता जाता प्रमाण जिसको लेके आज हम सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं, वो सिद्ध करता है कि अफसरशाही कितनी निरंकुश है। और आप कह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई हो गई। आप किसी तहसील में, किसी थाने में चले जाइए प्रदेश भर के, किस तरह से कार्य प्रणाली है। निरंकुशता का आलम यह है कि बिना पैसा दिए किसी थाने और किसी तहसील में कोई काम नहीं होगा। सिपाही जो है, इनकी सरकार का सिपाही और लेखपाल रेट लगाता है कि इतना दोगे तभी काम करेंगे। रोज आप देखते होंगे कि एंटी करप्शन ब्यूरो वाले किसी न किसी को घूस लेके आपके जिला कार्यालय, गाजीपुर के जिलाधिकारी कार्यालय का बाबू अभी घूस लेते पकड़ा गया। कुछ दिन पहले चकबंदी का एक अधिकारी पकड़ा गया। रोज कहीं ना कहीं लेखपाल पकड़े जाते हैं। अभी भी इस पे ये सवाल करना जरूरी है कि अफसरशाही निरंकुश हो गई है। ये तो प्रमाणित है, रोज पेपरों में निकलता है, रोज हर जगह आता है। ये तो प्रमाणित है कि अफसरशाही निरंकुश हो गई है। लेकिन किसी का कोई बस नहीं है। कार्रवाई हो रही है। हाँ, कार्रवाई लगातार हो रही है भाई साहब, कार्रवाई लगातार। ये लोग पकड़े जो चोर, ये आज के हमारे सरकार में नियुक्त किए गए अधिकारी, ये तो पहले से नहीं, जिनकी आपकी कार्यशैली सरकार, आप रही है, लोगों ने तो जिसको जो नियुक्त पकड़े किया जा रहे हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और आमिर भाई, हमारे यहाँ पूरा तो आप भ्रष्टाचार से, भ्रष्टाचार इस सरकार में व्याप्त है राजकमल भाई। अफसरशाही पूरी तरह निरंकुश है। किसी का, इन्हीं को पूछ लीजिए, किसी का किसी के ऊपर अधिकारी कोई भय, किसी तरह का कोई भय नहीं है। आप आज ये कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा समय था जब पार्टी के सुप्रीमो तक बोली लगाते थे कि कौन भर्ती होगा, कितने में भर्ती होगा, सारी सीटें बुक हो जाती थी। पार्टी का सुप्रीमो बोली लगाता था, अधिकारी किसी पार्टी का नहीं होता लगाना है। बहुत आसान है। 10 साल से, 8 साल से आप सत्ता में हैं करते हुए और पकड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है में कैसे और नियुक्तियां हो रही हैं, किस तरह से प्रभार मिल रहा है, ये सब जानता है। आप आरोप लगाते जाएंगे और अफसरशाही पूरी तरह निरंकुश है और आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप पूर्वांचल लगाना बहुत आसान है। आप आके भर्ती में सबसे मेहनत करते थे, लेकिन संतोष जी होते थे आप कभी, और उधर के लोग, अरे भाई साहब, कभी तहसील भी घूम आइए गाड़ी से उतर के, और कभी थाने में भी चले जाइए और अपने लोगों को अकेले भेज के कभी चेक करा लीजिए क्या स्थिति है थानों और तहसीलों की। एक एक जन उत्तर प्रदेश की एक एक जनता करा रही है भ्रष्टाचारियों से। मैं ये कह रहा हूँ आमिर भाई की, मैं पीड़ा को, व्यक्तिगत कोई इनकी पीड़ा होगी, मैं समझ सकता हूँ उसको। नहीं, मेरी कोई व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है भाई। कोई थाना, कोई तहसील यदि जात के आधार पर कहीं कोई कार्रवाई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के हैसियत से मैं कह रहा हूं, उस अधिकारी के खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई होगी। यदि ऐसा कहीं हो रहा हो तो आप मामला संज्ञान में लाइए। और सिर्फ विरोध के लिए कोई बात कहना ये अच्छी बात नहीं है। जात और धर्म के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जात और धर्म के खिलाफ तो
जात और धर्म के खिलाफ कार्रवाई करना तो आपके पार्टी के एजेंडे में है। आप ऐसे कैसे जिम्मेदारी ले लेंगे कि हमने नहीं किया? आपकी पार्टी जो है ऊपर से लेकर नीचे तक ये एजेंडा चला रही है कि देश का मुसलमान कैसे परेशान होगा, उत्तर प्रदेश में यादव कैसे परेशान होगा। एक यादव किसी थाने पे थानाध्यक्ष नहीं बनेगा, एक मुसलमान किसी क्वालिटी देख के काम नहीं हो रहा है, जात और धर्म देख के काम हो रहा है। ये पूरा आप गाजीपुर जनपद में बताइए, पूरे जनपद में कहीं क्या पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमान दरोगा नहीं है? मुसलमान एसओ है? कहीं एसडीएम आपको मिलते हैं? कहीं तहसीलदार आपको मिलते हैं? नहीं। राजकमल भाई से मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए प्लीज, आप सुनिए, आप संतोष जी सुनिए, मैं राजकमल भाई से बात कर रहा हूँ कि आप ये कहते हैं कि जात और धर्म देख के काम नहीं होता है, और मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि आप जात और धर्म देख के ही काम करते हैं। अगर किसी थाने पे एसएचओ होगा तो उसकी जात और धर्म देखा जाएगा, और ये प्रमाणित है। खैर, अब हम चर्चा को विराम देते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यह चर्चा लंबी चल गई, दोनों नेता अपने अपने पक्ष रखे, किसी ने कानून की दुहाई दी तो किसी ने संवेदनशीलता और समानता की। खैर, सवाल यह नहीं कि पंचायतों की जमीन पर कब्जा किसका है, सवाल है कि क्या कार्रवाई सबके लिए एक जैसी है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ग्राम पंचायतें गांवों की आत्मा है। यदि वहां अन्याय की भावना पैदा हुई तो लोकतंत्र की जड़ें हिलेंगी। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।